बच्चों अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो दो वेव्स होंगी, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, दे विल ओवरलैप ईच अदर। उनके ओवरलैपिंग से जो नई वेव बनेगी हम उसकी इक्वेशन और उसका एम्पलीट्यूड और उसका फेज निकालना सीखेंगे अब। ठीक है, इसी चैप्टर में भी हमने एडिशन ऑफ फेजर सीखा था, तो समवॉट कुछ ऐसा ही है। ठीक है, राइट। देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपको मैं तो सिंपल शब्द जो बताने जा रहा हूं वो ये है, देखो भैया ऐसा है कि मान लो एक वेव है जो कि ये है, इस वेव का नाम है y1। ठीक है, एक और वेव है इसका एम्पलीट्यूड है b और इसकी इक्वेशन है y2। ठीक है, y1। अब अगर ये दोनों वेव्स एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी, तो आप ये बचपन से जानते हो बात कि अगर क्रेस्ट पे पड़ेगा तो एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा और जो नई वेव होगी y1 प्लस y2 जो होगा वो होगा a प्लस बी। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर एक तरह से वेक्टोरियली ऐड कर रहे हैं, एक तरह से हम इन्हें वेक्टोरियली ऐड कर रहे हैं। ठीक है, राइट। अगर यही बात ऐसी हो जाए कि देखो भैया, अगर यही कहानी ये हो जाए कि हम दो वेव्स को ओवरलैप करा दें, ठीक है, तो देखो कैसा होगा। यहां पर हम मान लेते हैं ये एम्पलीट्यूड ए है, एक और वेव का एम्पलीट्यूड है बी, इसका एम्पलीट्यूड है हमारा b। अगर क्रेस्ट ऑन ट्रफ पड़ेगा ना तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा हमारा a माइनस बी। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, a माइनस बी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी जो मैंने आपको बताया कि भाई आपको पता था ये वेव है y1, ये वेव है y2। अगर आप दोनों का सुपरपोजिशन करते हो, दोनों को ओवरलैप कराते हो, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही हो जाएगी, राइट। अब हम एक सवाल करेंगे कि क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट और क्रेस्ट ऑन ट्रफ नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा गैप होगा दो वेव्स के बीच में, तो ऐसे केसेस में हम क्या करें, राइट। देखो देख लेते हैं बच्चों। देखो मुद्दा अब ये है कि हम दो वेव्स ले लेते हैं, दो केस ले लेते हैं। ये एक वेव है, राइट, इसका एम्पलीट्यूड है a और मान लेता हूं कि इसकी इक्वेशन है a साइन ओमेगा t। ओके, एक नई वेव है, ठीक है, वही टाइम पीरियड है इसका, मतलब यहाँ से यहाँ तक का अगर हम देखेंगे, या यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम सेम है, राइट।
इसका मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। ओके, बी इसका एम्पलीट्यूड है, तो इसकी इक्वेशन मैंने लिख दी बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इन दोनों वेव्स के ओवरलैप होने की वजह से दोनों में फेज डिफरेंस फाई है दोनों में फेज डिफरेंस फाई है। ये टाइम 0 पे y 0 है, यहां पर टाइम 0 पे y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। दोनों के सुपरपोजिशन से अब एक नई वेव बनाएंगे हम, ठीक है। देखो कैसी बनेगी। ठीक है, राइट। तो दोनों के सुपरपोजिशन से नई वेव बनाते हैं। तो नई वेव कैसी होगी मुझे नहीं पता, नई वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा वो भी नहीं पता, नई वेव का फेज क्या होगा वो भी नहीं पता। तो वो हम मैथमेटिकली निकालना सीखेंगे, राइट। तो हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और हम बोलेंगे y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ये हो जाएगा हमारा a साइन ओमेगा टी प्लस b टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई। एक बात का ध्यान रखना, दोनों वेव्स के बीच में जो ये रास्ते का डिफरेंस है ना, डेल्टा एक्स, हम इसे बोलते हैं पाथ डिफरेंस। रास्ते का जो फर्क है, ये वेव ऑलरेडी इतना चल चुकी थी रास्ता, इसने यहां से शुरू किया, ये ऑलरेडी पीछे से शुरू करा है, तो ये ऑलरेडी चल चुकी थी इतना रास्ता, ठीक है। और फाई इज द फेज डिफरेंस, राइट। ए साइन ओमेगा टी बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब कहानी ये है कि मैं कर क्या रहा हूं यहां पर, एक्चुअली में मैं दोनों वेव्स को एडिशन कर रहा हूं, दोनों वेव्स को एडअप करके नई वेव बना रहा हूं, नई वेव का एम्पलीट्यूड और नई वेव का फेज निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो नई वेव शुड बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल साइन फंक्शन, सिंगल साइन फंक्शन में लिख रहा हूं। देखो क्या होगा। सिंगल साइन फंक्शन बनाने के लिए मैंने अजम्पशन करी, मैंने मान लिया कि a प्लस बी कॉस फाई की वैल्यू r कॉस थीटा के बराबर है, और मैंने मान लिया कि b साइन फाई की वैल्यू r साइन थीटा के बराबर है। तो y क्या आएगा देखो, r साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस r कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। r कॉमन ले लो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी बन जाएगा। तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर एंड थीटा। कैपिटल आर और थीटा की क्या वैल्यू है, मैं वो निकालने में भी फिलहाल इंटरेस्टेड हूं, राइट। ओके, तो देख लेते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। हमने इसको इक्वेशन 1 पुट करा है, इसको इक्वेशन 2 पुट करा है, यहां से मैं आर और थीटा निकालने जा रहा हूं अब, राइट। दोनों के रास्ते का अंतर याद रखना बच्चों, पार्ट डिफरेंस था, ठीक है, रास्ते में जो फर्क था। तो देखो बच्चों, अगर हमने दोनों इक्वेशंस की स्क्वायरिंग एंड एडिंग करी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस b साइन फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी। a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2ab कॉस फाई b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू r स्क्वायर। कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई इक्वल्स टू r स्क्वायर। कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी बच्चों रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab कॉस फाई। दोनों वेव के मिलने से जो नई वेव बन रही थी उसका एम्पलीट्यूड ये होगा, और वो डिपेंडेंट होगा दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस फाई कितना है।
दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करूं, बी साइन थीटा बी साइन फाई बाई ए प्लस बी कॉस फाई, यहां से थीटा भी आ जाएगा कि फेज कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहां से मैंने tan थीटा आपको बता दिया और tan थीटा की वैल्यू आएगी b sin फाई डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस फाई, ठीक है। इसमें हम 2-3 सिंपल केस स्टडी करेंगे, जैसा कि हमने पहला देखा था कि भाई क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट पढ़ रहा था, तो क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट पढ़ने के लिए दोनों के रास्ते में कोई भी अंतर नहीं था। देखो केस वन ये है कि अगर पहली वेव यहां से स्टार्ट हो रही है तो दूसरी वेव भी यहां से ही स्टार्ट हो, तो एम्पलीट्यूड में तो अंतर है, लेकिन टाइम 0 पे y की वैल्यू 0 आ रही है यहां पर भी, और टाइम 0 पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 आ रही है यहां पर भी, तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। तो अगर फाई 0 डिग्री हो जाए, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 2 पाई का अंतर में भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वेव यहां बना दी जाए, तो अब दोनों में कितना अंतर आ गया, 2 पाई का अंतर आ गया, ठीक है, एक वेव एक्स्ट्रा थी, तो फाई 0 डिग्री हो जाए या 2 पाई हो जाए या 2n पाई हो जाए, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको ना ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई एम्पलीट्यूड cos फाई पे डिपेंडेंट है और cos फाई की जब वैल्यू मैक्सिमम होगी देन एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। ऐसे भी समझ सकते हैं हम, r इज मैक्सिमम जब cos फाई की वैल्यू 1 होगी, यानी फाई की वैल्यू 2n पाई होगी, यानी फाई की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, सो ऑन होगी, राइट, बिल्कुल सही है। और एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकाल दी a प्लस बी। अभी देखते हैं एम्पलीट्यूड की मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल। R is minimum when cos phi is minimum, cos phi की वैल्यू -1, तो R की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। R की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी यहां से a माइनस बी, और cos phi -1 का मतलब होता है फाई की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई एंड सो ऑन, राइट, यानी फाई की वैल्यू पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एंड सो ऑन। तो दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब उनके बीच में इतना फेज डिफरेंस हो, और दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड, दोनों वेव्स की रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम तब होगा जब उनके बीच में फेज डिफरेंस हो पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एंड सो ऑन, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल।